हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की प्रमुख किताबों के बारे में, उन किताबों के बारे में जिनको अगर आप लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे हिंदी साहित्य को समग्र रूप से आप कवर कर पाएंगे। यद्यपि मैं YouTube पे हिंदी साहित्य की कक्षाएं लगातार लाता रहूंगा। लास्ट कक्षा में हमने बात की थी सिलेबस के बारे में और कैसे से प्रिपेयर किया जाए। आज हम बात करेंगे किताबों के बारे में और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें स्ट्रेटजी बात करेंगे और फिर हम लोग शुरू हो जाएंगे प्रॉपर हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए। भाषा वर्ग देखेंगे, साहित्य देखेंगे, उसका साहित्य का इतिहास देखेंगे, पद्य देखेंगे, गद्य देखेंगे और इस प्रकार हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य की कक्षाएं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की कक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं। आप लाइव में और हमारे वेबसाइट पे अपडेट रखिएगा। मैं ही उन्हें शुरू करूंगा और बहुत जल्दी हम इन कक्षाओं को लेके आपके बीच आएंगे। ठीक है। बात की जाए अगर पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम हमने पिछले वीडियो में, जो लास्ट वीडियो है आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें हमने कवर किया था। हमने यह भी देखा था कि इस पाठ्यक्रम को कैसे रमते हुए, मचते हुए कैसे कवर करना है। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी किताबें जरूरी हैं, हिंदी साहित्य के लिए बहुत जरूरी हैं, जो आपको रखनी है। यद्यपि कुछ ऐसी किताबों को भी मैंने रखा है इस लिस्ट में जो अगर आप ले लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है। चलिए बात की जाए तो आपको पता है कि दो प्रश्न पत्र में बटा हुआ है। ये आपने स्लाइड पिछले वीडियो में देखी होगी। दो प्रश्न पत्रों में बटा हुआ है, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 जो है उसके 2 खंड हैं। खंड क में हिंदी भाषा का इतिहास है। खंड ख में, मतलब प्रश्न पत्र 1 के खंड ख में हिंदी साहित्य का इतिहास है और जो अन्य विधाएं हैं उनके क्रमागत इतिहासों की बात करते हुए यात्रा वृत्तांत आदि की हम लोग बात करेंगे। खंड प्रश्न पत्र 2 का जो खंड क है उसमें पद्य की बात है। प्रश्न पत्र 2 का जो खंड ख है उसमें गद्य की बात है। तो जैसे जैसे जो सेक्शन होगा मैं उसकी बात करता जाऊंगा। तो देखिए ये आपके सामने एक सिलेबस है। ठीक है, ये सिलेबस है जहां पे आप देखिए पहले हम लोग अपभ्रंश अवरट, यहां से अपभ्रंश से शुरू होता है। ध्यान रखिएगा यूपी PCS का सिलेबस जो है वहां पे ऑप्शनल हट गया है। वहां पे और पाली प्राकृत से शुरू होता था, यहां पे अपभ्रंश से शुरू है। तो अपभ्रंश अवहट्ट प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक अनुप्रयुक्त स्वरूप, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, सिद्ध एवं नाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों के बारे में दक्षिणी हिंदी और खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। एक बार सिलेबस फर्स्ट पेपर का पढ़ देते हैं, फिर फर्स्ट पेपर की किताबें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास, भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास, हिंदी भाषा के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध, नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, उनके सुधार प्रयास, मानक हिंदी का स्वरूप, मानक हिंदी की व्याकरणिक रचना। खंड ख में हम आ जाते हैं हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, महत्व, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा। उसके बाद हम आदि काल की बात करते हैं, भक्ति काल की बात करते हैं, रीति काल की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं, फिर आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियों की बात करते हैं, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे प्रमुख कवियों की, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महाप्राण निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सत्यदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय की बात करते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की बात करते हैं, नागार्जुन जी की बात करते हैं। और कथा साहित्य में उपन्यास और यथार्थवाद, हिंदी उपन्यासों का उद्भव, प्रमुख उपन्यासकार, हिंदी कहानी, प्रमुख कहानीकार, प्रेमचंद आदि, हिंदी रंगमंच का विकास। उसके साथ में अगर देखा जाए तो नाटक और रंगमंच, आलोचना और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं यानी ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। ये है प्रश्न पत्र 1 का खंड क और ख। समग्र रूप से इनकी पहले पुस्तकों को देखेंगे हम। तो इसके लिए अगर आप देखिए तो एक स्पेशल मेंशन मैंने पहले ही कर दिया है। गोपाल राय की किताब है, ये आप ब्लू कलर में मिल जाएगी आपको, ब्लू कलर का इसका कवर है, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है। इस पुस्तक को जरूर इसलिए रखिएगा क्योंकि इसमें कुछ भाग ऐसे हैं जो बड़े ही तार्किक तरीके से लिखे हुए हैं। ठीक है। बड़े ही तार्किक तरीके से लिखे हुए भाग हैं। तो अगर इस किताब को आप नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जो हमारा पेपर 1 है हिंदी साहित्य का, जो पेपर 1 है वो प्रमुख रूप से बात करता है
हिंदी भाषा के विकास की और फिर हिंदी साहित्य के विकास की। और हिंदी भाषा के विकास वाला जो खंड क है वो मैथ्स की तरह नंबर देता है, अंक गणित की तरह आपको नंबर मिलेंगे अगर आपने अच्छे से उस पर कमांड कर ली। तो अगर कुछ गिनी चुनी अच्छी पुस्तकें हैं, किताबें हैं, तो उनको रखने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा स्पेशल मेंशन। लेकिन आते हैं बाकायदा लिस्ट पे। तो एक है यहां पे देखिए कि हिंदी भाषा का परंपरा और विकास। अभी खंड क की बात कर रहे हैं, खंड क, ठीक है। यहां पे भी जो हमने बोला था वो खंड क्या था, खंड क, ये भी खंड क था, ठीक है। तो एक है हिंदी भाषा परंपरा विकास, डॉक्टर राम प्रकाश की ये बुक है। इस किताब को भी ले लीजिए, चूंकि जिसे कहते हैं खंडवार अध्ययन के लिए ये किताब अच्छी है। सेक्शनल कुछ चीजें इसमें बेटर तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें हिंदी साहित्य की जो इग्नू की पाठ्य सामग्री है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो लास्ट में मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, या मैं आपको बता देता हूं, मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो ऑफिशियल विकास करके है, ठीक है, ऑफिशियल विकास। आप इस प्लेलिस्ट में जो पहला वीडियो है उसमें बाकायदा मैंने स्कैनर कोड डाल रखा है। उस स्कैनर कोड से मेरे आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। मैं हिंदी का एक प्रॉपर ग्रुप बनाना चाह रहा हूं जिसमें उन सभी छात्रों को मैटर उपलब्ध करा सकूं जो अर्जुन की तरह हमसे जुड़े हैं और वो भी जो एकलव्य की तरह हमसे यूट्यूब पे जुड़े हैं, ठीक है। तो खंड ख में खंड क के लिए ये दो चीजें आपके लिए उपयुक्त रहेंगी और ये ठीक है। बाकी तो मार्केट में बहुत सारी नोट्स हैं, हम खुद अपनी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं जब हम पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपके लिए बुक के रूप में सफिशिएंट रहेंगी। बात की जाए अगर खंड ख की, तो कुछ किताबें हैं जिनको लेना जरूरी हो जाता है, जैसे हिंदी साहित्य शास्त्र का परिचय और हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास ये एनसीईआरटी की किताब है और ये भी एनसीईआरटी की किताब है। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक समझने के लिए एनसीईआरटी से बेहतर माध्यम नहीं है। किताबों के रूप में वो इतने अच्छे तरीके से लिखी गई हैं कि लगता है कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को वो मजबूत कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो आप जरूर ही ले लीजिएगा, मस्ट है। ये मस्ट मैं लिख दे रहा हूं इनके आगे, मस्ट, और ये भी मस्ट, जरूर लेना है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में दो किताबें आपको मिलेगी। एक है हिंदी साहित्य का इतिहास जो डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है, और एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है। विश्वनाथ त्रिपाठी की जो किताब है उस किताब के साथ है क्या कि वो बहुत लॉन्ग फॉर्म में नहीं लिखी है। तो अगर आपको ये लगता है कि उस किताब को पढ़ के आप संपूर्ण रूप से सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे तो वहां पे आप गलत हैं। लेकिन एक बार की पढ़ के आपको आइडिया लग जाए उसके लिए वो किताब बहुत अच्छी है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का जब आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर डिटेल्ड इतिहास है। क्यों मैं इसके जिक्र करता हूं? क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की बात करते हैं तो गारसाद तासी से लेके ग्रियर्सन तक, और ग्रियर्सन से लेके मिश्र बंधु जी, शुक्ल जी, द्विवेदी जी, और उसके आगे जो क्रमबद्ध है उसमें देखा जाए तो डॉक्टर नगेंद्र पे आके एक हमको डिटेल्ड और अच्छे तरीके से लिखा इतिहास मिलता है। तो अगर थोड़ा डिटेल में जाना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास आप डॉक्टर नगेंद्र की किताब ले सकते हैं समरी के रूप में, मतलब एक रात में पढ़ के पूरी खत्म कर दें तो ये डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का जो सरल इतिहास है ये आपको ले सकते हैं। लेकिन ये जो किताब है ये तब पढ़ने लायक ज्यादा सही है जब आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया हो अच्छे से, तब समरी के रूप में ये किताब पढ़ने लायक अच्छी किताब है, ठीक है। उसके अलावा एक है हिंदी साहित्य और उसके संवेदना का विकास, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो किताब है। ये क्यों जरूरी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हर उस हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए जो हिंदी साहित्य को अपना भविष्य लेके चल रहा है, या तो वो नेट यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहा है या वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है। देखिए इस किताब का जो टाइटल है लिखा है ना, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास। देखिए हिंदी साहित्य जब शुरू में लिखा गया तो कई जगह देखा गया, जब हम सिद्ध साहित्य की बात करते हैं, नाथ साहित्य की बात करते हैं, यहाँ तक कि रासो साहित्य तक की बात करते हैं, तो यहाँ तक या तो वो अपने धर्म के प्रचार के लिए आपको मोस्टली साहित्य दिखेगा, या तो वो साहित्य दिखेगा आपको अपने जो आश्रयदाता हैं उनके प्रशंसा के लिए लिखा गया साहित्य दिखेगा। लेकिन जब आप भक्ति काल में प्रवेश करते हैं या उससे थोड़ा पहले भक्ति काल और आदिकाल के पहले जब आप विद्यापति के काल से गुजर रहे होते हैं, तब आपको साहित्य दिखता है जो कहीं ना कहीं आपको रसास्वादन के लिए या आपको निश्चित तौर पे एक फोकस्ड इंटरटेनमेंट मुहैया कराने के लिए, इंटरटेनमेंट से मेरा मतलब है कि जब आप दुनियावी दुखों से, खाशात से एकदम पस्त हों
तब आपको वो साहित्य आपको उस दुख से कहीं विमुख कर दे या दुख से कहीं दूर ले जाए, वैसा साहित्य लिखा जाने लगा। कई बार इसको लौकिक साहित्य कहा जाता है, कई बार इसको लोक साहित्य कहा जाता है। हम जब भक्ति की बात करते हैं तो हम सगुण निर्गुण दोनों रूप में इसे देखते हैं। जब हम आदिकाल की बात करते हैं तो इसे लौकिक साहित्य के रूप में देखते हैं। और उसकी अगर अभिव्यंजना को समझना हो तो आप हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की इस किताब को जरूर खरीद सकते हैं। तो जो पेपर 1 है ना आपका, पेपर 1 के लिए ये किताबें कुछ जो मैंने बताई, कुछ पे आगे मस्ट लिखा है वो तो ले ही लीजिएगा, जिनके आगे मस्ट नहीं लिखा है ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास देखिए, ऐसा मत सोच के चलिए कि पंचवर्षीय परीक्षा है 5 बार में दे देंगे तो हो ही जाएगा, नहीं। ये सोच के चलिए कि ये अटेम्प्ट अंतिम अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद हमको दर्जन भर अटेम्प्ट नहीं देने हैं। अभी यूपीएससी का जल्द ही रिजल्ट आया, इससे आप मोटिवेशन लीजिए और प्रिपरेशन इस हिसाब से कीजिए कि जो जो अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वही आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, क्लियर हो जाए कि इस पार या उस पार। ठीक है, क्लियर रखिए, पूरा अपना फोकस क्लियर रखिए, तैयारी क्लियर रखिए। उसके बाद हम जब खंड प्रश्न पत्र 2 की बात करते हैं तो खंड क में प्रॉपर पद्य है। ठीक है, कबीर दास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, जयसी हैं, बिहारी हैं, मैथिली सरल गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मैं चंद्रशेखर प्रसाद बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जिनकी राग विराग और क्या कहते हैं, जिसमें राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता नाम की 2 किताबें हैं, 2 पोइट्री हैं, 2 उनके पद्य हैं। और फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, नागार्जुन है। ये कुल मिला के जो 12 लोगों का मैंने जिक्र किया, इन 12 लोगों से जुड़ी किताबें हैं। लेकिन फिर जो खंड ख है उसमें गद्य पोषण है, गद्य साहित्य है, जिसमें भारतेंदु का भारत दुर्दशा है, उनका नाटक है, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि और कविता क्या है श्रद्धा भक्ति नाम से 2 निबंध हैं। इसके अलावा निबंध निलय है, जिसका संपादन डॉक्टर सत्येंद्र ने किया, ये आपको एज इट इज मिल जाएगी, जिसमें बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हरिजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, अज्ञेय, कुबेरनाथ आदि के लिखे निबंध हैं। उसके बाद प्रेमचंद का गोदान है और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ये आपको अलग से अमृत राय के संपादन में मिल जाएगी। हालांकि अभी लिस्ट वाला पार्ट बचा है, अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत सी किताबें उसमें लिख रखी हैं। जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त आपको मिल जाएगा, यशपाल का दिव्या आपको मिल जाएगा, फणेश्वरनाथ रेणु का मैलांचल आपको मिल जाएगा, मनु भंडारी का महाभोज मिल जाएगा और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर, ये सभी किताबें एज इट इज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इनको तो लेना ही है, वो भी हमारे लिस्ट में है, लेकिन किनको एडिशनल लेना है उनकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह कौन है? अगर भारत में आलोचना की बात की जाए, समालोचना की बात की जाए और जब हिंदी साहित्य का नाम आता है तो 2-3 ऐसे नाम आते हैं जिनका नाम लिए बिना आप हिंदी साहित्य को संपूर्ण नहीं मानते। जब आप शुक्ल जी की बात करते हैं तो आप वहां पे बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं, लेकिन जब उनके पैरेलल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तब वहां पे आप निश्चित तौर पे डॉक्टर नामवर सिंह तक आते हैं। और जब नामवर सिंह की बात करते हैं तो आलोचना साहित्य और समालोचना साहित्य आपके सामने खुल जाता है। लेकिन कविता के जो नए प्रतिमान नाम से डॉक्टर नामवर सिंह ने ये किताब लिखी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप आधुनिक काल में कविताओं के स्वरूप को देखेंगे तो हो सकता है कि छायावाद से प्रगतिवाद और उसके बाद साठोत्तरी कविता या इन सब नई कविताओं के दौर में आप भूल जाएं कि क्या वो पुट है जो हमें डिफरेंशिएशन करना सिखाता है कि कौन सी कविता में क्या अलंकार है, कौन सी कविता में क्या खास बात है। लेकिन जब आप इसको कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह को पढ़ेंगे तो आपका एक अलग नजरिया डेवलप होगा उन्हीं कविताओं को, उन्हीं पद्य को पढ़ने का, देखने का, समझने का, और जिसे कहते हैं होलिस्टिक तरीके से, समग्र रूप से आपको समझ में आएगा कि कविताओं को देखने का, समझने का तरीका क्या है और वो नए प्रतिमान क्या है। तो ये किताब बहुत अच्छी है। उसके बाद छायावाद पे भी नामवर सिंह की बहुत अच्छी किताब है, जो कि आपको पता है कि 1936 का वो वर्ष जब जयशंकर प्रसाद, जब मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु होती है, जयशंकर प्रसाद की उसके बाद मृत्यु होती है, और छायावाद के जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख स्तंभ थे, वो धीमे धीमे लुप्त होते जाते हैं। इस तरीके के सबसे महत्वपूर्ण युग को जब एक किताब के रूप में नामवर सिंह लिखते हैं तो आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलता है और इन डेप्थ एनालिसिस भी मिलता है। और चूंकि छायावाद हो गया, प्रगतिवाद हो गया, ये वो कुछ ऐसे आधुनिक जो पद्य के कालखंड हैं जो बहुत ज्यादा महत्व के हैं, इनको आप
इन एनी वे अगर आप सोचे कि आप साइड लाइन कर दें तो नहीं कर सकेंगे, बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो इसको भी ले लीजिएगा। हाँ, कबीर पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसको लीजिएगा। आषाढ़ का एक दिन तो आपको एज इट इज मोहन राकेश का नाटक मिल जाएगा। मन्नू भंडारी का महाभोज आपको मिल जाएगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, इन सब की किताब आपको प्रॉपर मार्केट में मिल जाएगी। स्कंदगुप्त नाटक के तौर पर जयशंकर प्रसाद का, यह भी आपको मिल जाएगा, हम लोग ने उसका मंचन भी किया था। बात की जाए गोदान की प्रेमचंद, तो ये तो मुझे लगता है कि मैं अगर कहूं कि नहीं मिलेगा तो बड़ा ही अजीब सा सेंटेंस होगा, क्योंकि हर जगह हर नुगड़ी नुक्कड़ पे आपको गोदान मिल जाएगी। एक दुनिया समान अंतर, क्या शानदार किताब, कहानियों का संग्रह है, इसको जरूर लीजिएगा। और मतलब चूंकि सिलेबस में है तो लेना ही है, लेकिन एक दुनिया समांतर को एज इट इज जो मतलब उसके कई वर्जन अवेलेबल हैं। जो मेन एक दुनिया समानांतर हेडिंग से है, राजेंद्र यादव जी का नाम है, उसको लीजिएगा। प्रेम मंजूषा प्रेमचंद्र की, उसमें कुछ कहानियां हैं, कुछ और चीजें, उसको लीजिए। इसको मतलब जिसे कहते हैं कि ये मस्ट चीजें जो है, सिलेबस है उसको तो लेना ही है। कामायनी, क्योंकि पूरी कामायनी आपके सिलेबस में नहीं है, जो 2 सर्ग हैं उसके बावजूद अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं। आपको समझ में आएगा कि श्रद्धा से इड़ा का जो मनु के जिंदगी में जो बदलाव था, स्तंभों के रूप में, पिलर्स के रूप में, वो क्या बदलाव था, उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आया, उसकी जिंदगी से हमने क्यों सीखा, क्यों मनु नायक है, क्यों इतनी इश्यूज के बाद में भी मनु को नायक घोषित किया जाना चाहिए, ये सारी बातें अगर समझनी है तो कामायनी आपको लेनी पड़ेगी। और किताब है, मुझे लगता है किताबें आपको रखनी चाहिए। आप हिंदी साहित्य को सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के नजरिए से ना देखें, हिंदी साहित्य को होलिस्टिक समग्र रूप से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपसे प्रश्न तीखे पूछे जाएंगे उसमें। दिव्या यशपाल जी का ये जो नॉवेल है, उसको इसलिए भी लेना जरूरी है कि हिंदी इतनी मजबूत करा देता है ना, कि जब वो लास्ट तक आप परम भट्टारा तक जाएंगे तो आपको लगेगा कि खतरनाक हिंदी, शानदार शुद्ध, जिसे कहते हैं शुद्ध परिष्कृत संस्कृत निष्ठ हिंदी जो है, उसका परिचय यहाँ पे दिखता है। बात की जाए उसके बाद निबंध निलय की, तो डॉक्टर सत्येंद्र ने इसको कंपोज किया, ये जरूर ले लीजिए। बहुत सारे लोगों के निबंध है, मैंने पढ़ा था भी। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध, इस संग्रह है, इसको भी जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे निबंध और शुक्ल जी का विजन दिखता है। शुक्ल जी जब खुद को निबंधकार कहते हैं या उनको फॉलो करने वाले साहित्यकार और लेखक उनको निबंधकार कहते हैं, तो वो इस बात को जरूर अंडरलाइन करते हैं कि शुक्ल जी एक बड़े प्रतिमान हैं। जब उन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की किताब में सिर्फ एक वहां पे जिसे कहते हैं ना कि प्राकथन लिखा, जो इनिशियल संबोधन लिखा, वो एक हिंदी साहित्य के प्रतिमान के रूप में लिया जाने लगा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रतिमान के रूप में लिया जाने लगा, तो समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की विद्वता का स्तर क्या होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो 2 शलाका पुरुष थे, चाहे वो शुक्ल जी हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, उनका हिंदी साहित्य और निबंध में जो योगदान है वो अप्रतिम है। और इसमें आप पॉइंट कर सकते हो कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को बाद में हटा दिया गया था, वो चले जाते हैं चंडीगढ़, फिर वहां पे वो लिखते हैं कुटज निबंध लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भाग नहीं थे, बिल्कुल भाग थे, ठीक है। उसके बाद की कहानी फिर कभी। चिंतामणि तक मैंने बताया। उसके बाद देखा जाए तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है भाई। देखिए बहुत कम ऐसी किताबें हैं जो लोक प्रिय या जनप्रिय किरदार होते हैं, उनसे हटके उन किरदारों को टारगेट करते हुए लिखी गई होती हैं जिन किरदारों को लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आप मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो इन्होंने चाहे यशोधरा की बात हो, चाहे साकेत की बात हो, इन्होंने उन किरदारों पे अपना पद्य लिखा, उन पे कविता लिखी जिनको या जिनके हिसाब से या जिनके तरफ से इतिहास नहीं लिखा गया, ठीक है। तो इसको लेना बहुत जरूरी है, आपके सिलेबस में भी है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जरूर ले लीजिएगा। मैला आंचल, वाह क्या उपन्यास है। गांधी जी का, और भी आंचलिक भाषा में पढ़ के तो मजा ही आ जाता है। गांधी जी की यात्रा निकल रही, शव यात्रा निकल रही, किसी को नहीं पता है कौन गांधी जी हैं। फिर उसके बाद फणेश्वर नाथ रेणु की जो भाषाई महात्म्य है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु जब वो लिखते हैं ना कि वो पंचलाइट लेके जाते, पंचलाइट उनकी कहानी में, और उसमें कहते हैं कि ललटेन कितने का खरीद हुआ मैं तो, ये जो भाषा है ना, ये आप अगर समझ सकें तो लगेगा एकदम आंचलिक टच से, वो जो महक आती है ना, वो सहज ही आपको आनंदित कर जाती है। तो ये तो बिल्कुल है, मस्ट है। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध लेनी है। रामचरितमानस तुलसीदास पूरी नहीं लेनी है, वही लेने हैं जो आपको सिलेबस में है। और सिलेबस में क्या है मैंने यहाँ पे बता दिया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तुलसीदास रामचरितमानस सुंदरकांड सिर्फ है। शांतंश शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमृषम वेदांत वेदम विभुम।
तो ये जो है ना, जहां से शुरुआत होती है सुंदरकांड की, वहां से लेके अंत तक ही पढ़ना है। कवितावली जो है उसमें उत्तरकांड पढ़ना है। कबीर ग्रंथावली आरंभिक सिर्फ 100 पद है, जो श्याम चंद्र दास ने इसका संकलन किया है। भ्रमर गीत सार आरंभिक 100 पद ही है, श्री रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका संकलन किया है। ये आपको लेना था, जिसको मैंने बात की, जो यहां पे मैं पढ़ रहा था। ठीक है, तो रामचरितमानस, भ्रमर गीत सार और कबीर ग्रंथावली, इसमें सिर्फ क्या है, सुंदरकांड है। ठीक है, भ्रमर गीत सार की बात कर ली जाए तो पहले 100, कबीर ग्रंथावली की कर ली जाए तो पहले 100 पद, मात्र ही जरूरी है इसके लिए। ठीक है, लास्ट में हम लोग आगे आंगन के पार द्वार असाध्य वीणा। ठीक है, कैसे वीणा को साधना है, इस वीणा को साधते हुए आपको यूपीएससी को भी साधना है, हिंदी साहित्य भी एक साधना है जिसको आपको साधना भी है। समझ रहे हैं? ये यहां पे मैंने एक श्लेष की बात की, पता यमक की बात की, पता नहीं कितना समझा पाया। मतलब इस साधना को आपको साधना भी है। समझ रहे हैं ना? तो वही है, असाध्य वीणा में आप समझेंगे इस बात को। बिहारी रत्नाकर की बात कर लें तो बिहारी को पढ़ेंगे हम लोग वहां पे। ठीक है, और फिर जब बिहारी की बात कर लेता हूं, देखिए यहां पे फिर से आ जाता हूं मैं, यहां पे फिर से आ जाता हूं। आरंभिक 100 दोहे जो हैं, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसको संकलन किया है, इसको आप ले लीजिएगा। तो आरंभिक 100 दोहे जो हैं, सिर्फ वही पढ़ना है हमको बिहारी रत्नाकर में, आरंभिक 100 दोहे पढ़ने हैं। ठीक है, बादल को घिरते देखा है और अकाल और उसके बाद और हरिजन गाथा, ये 3 आपको अलग से नागार्जुन की कविताएं आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, बुक के फॉर्मेट पे मिल जाएंगी, जरूर ले लीजिएगा। राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी नेलाला, महाप्राण जिन्हें कहा जाता था, उनकी जो 2 कविताएं हैं, एक राम की शक्ति पूजा, आहा क्या मतलब, राम के सकल चरित्र को, उनके सकल पराक्रम को, उनके सकल जो मनोरथ है उसको मात्र कुछ पंक्तियों में, कुछ पेजों में पूरे दिल से उड़ल देना अगर कहीं दिखेगा, और पूरी, जिसे कहते हैं ना कि पूरी काव्यिक चेतना के साथ, तो पूरी मतलब जिसे कहते हैं कि अग्रेशन के साथ में, वो निराला जी कर सकते थे। तो इसको ले लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी किताब है, लेना ही है, मस्ट है। पद्मावत जायसी, चूंकि देखिए जब हम जायसी की बात करते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की जब हम बात करते हैं तो सिंघल द्वीप खंड और नागमती वियोग खंड, ये 2 खंड ही हैं, इसमें पूरा नहीं है। तो सिर्फ ये 2 खंड आप अलग से भी, आपको पीडीएफ मिल सकता है, नहीं मिल रहा है मैं उपलब्ध करा दूंगा, नहीं हो रहा है तो आप पद्मावत खरीद सकते हैं। अलग से 2 खंड भी मिलते हैं, अगर आप लोग दिल्ली के आसपास कहीं रहते हो तो मुखर्जी नगर ओआरएन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये लेना है, मस्ट है, जरूरी है, लेना ही है इसको। ठीक है, चलो ठीक है। फिर एक मिनट, फिर पद्मावत जो 2 खंड थे, नागमती वियोग जरूर पढ़िएगा। राजा के जब सिंघल द्वीप चले जाते हैं और वहां से नई रानी की बात होती है, नागमती जो वियोग में विरह गाथा लिखती है, कितने अच्छे तरीके से जायसी साहब ने उसको लिखा है, और कितने अच्छे तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को उन्होंने वहां पे टारगेट किया है, हर उस पॉइंट पे जहां पे खुसरो ने उनका समर्थन किया था। तो जरूर पढ़ना है उसको। कामायनी मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन, यदेंद्रनाथ मदान की किताब है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और फिर कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, डॉक्टर नगेंद्र की किताब है, लेना चाहें तो ले सकते हैं। चूंकि कामायनी के बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सप्लेनेशन है जो उपलब्ध होते हैं, और बहुत से लोग कामायनी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस डायरेक्शन में पढ़ना है, इससे ऊर्जा लेनी है, इससे एनर्जी लेनी है, कि शिक्षा लेनी है, तो यह रस लेना है। हर तरीके से आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जब आप इन 2 किताबों के थ्रू कामायनी की तब पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कामायनी का कहने का उद्देश्य कोई और है, वो क्या उद्देश्य है, क्या तरीके हैं, और इस हिंदी साहित्य को लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये मैं अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। आज की वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं इसकी किताबों को पूरी तरीके से आपको बता पाऊं, उन सभी किताबों की बात कर सकूं जो इसके लिए जरूरी हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं वादा करता हूं कि इस सीरीज में आपको हिंदी साहित्य कम से कम इस तरीके से जरूर आप तक पहुंचा दूंगा कि आप जब पेपर लिखने बैठेंगे, प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 2, आपको मेरी कक्षाएं, मेरी बातें याद आ रही होंगी, और आप पूरे मनोयोग से, पूरे मनोवेग से उत्तर लिख सकेंगे और आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऑफिशियल विकास मेरा टेलीग्राम चैनल है, OFFICIALVIKAS, बिना किसी स्पेस के ऐट लगा के जब सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिलेगा। वहां पे आपको विकास सिंह ऑफिशियल हिंदी लिटरेचर करके एक ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, और आगे भी पीडीएफ अपलोड करता रहूंगा, और एक ग्रुप बन जाएगा अच्छा सा, क्योंकि एक पुराना ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, एक नया ग्रुप बनाऊंगा। अगर वो बन जाता है तो उसमें लगातार मटेरियल अवेलेबल कराऊंगा। और स्टडी IQ में अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, studyIQ.com पे जाके, तो देखिए हमारे P2I के फाउंडेशन बैचेस 15 अप्रैल से उनकी कक्षाएं शुरू हैं, आप उनमें जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप उनसे जुड़ सकते हैं, VIKASLIVE,
विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए मैं एक बात और बता दूं कि हिंदी साहित्य के नए बैच शुरू होने वाले हैं। वहीं पे जो हमारा StudyIQ.com है वहां पे भी देखते रहिए, हमारे YouTube चैनल यानी StudyIQ IAS हिंदी और StudyIQ पे भी देखते रहिए, मैं जरूर उस पर अपलोड करूंगा। और अगर उन दोनों से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि OFFICICIAL ऑफिशियल VIKAS, ठीक है, @ लगा दीजिएगा यहां पे, इससे जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, सब स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, आप हमें टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर वहां पे मैं अपडेट देते रहूंगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं जरूर अवगत कराइएगा। StudyIQ IAS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।